दोस्तों इस समय हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क से निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं भारद्वाज ऋषि जी का जो आश्रम है, ये महर्षि थे वैसे तो। ये देखिए इनका ये नाम पर पार्क भी है, महर्षि भारद्वाज भारत भाग्य विधाता पार्क है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज़ाद पार्क को पिछले व्लॉग में दिखाया जिसमें हमने म्यूज़ियम भी दिखाया। दोस्तों अगर वो ब्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये देखिए टिकट घर है दोस्तों, तो अगर आप इस पार्क में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, टिकट लीजिए आप। दोस्तों अब हम आ रहे हैं महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में दोस्तों। तो ये हमारा प्रयागराज का अंतिम ब्लॉग है दोस्तों। तो ब्लॉग में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन की जो बेल है वो ज़रूर दबाना, क्योंकि लोगों को वीडियो मिलते हैं पर कई दिनों के बाद मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलता है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करें उसके तुरंत बाद आप बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आपको महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं, जैसा कि हमेशा बताते ही हैं दोस्तों। आश्रम में हाल ही में ऋषि भारद्वाज जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण 2019 में कुंभ मेले के दौरान किया गया था दोस्तों। ये प्रतिमा ऋषि के योगदान और आश्रम की विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप स्थापित किया दोस्तों। आगे के विकास कार्यों के लिए भी योजनाएं चल रही हैं और सरकार का लक्ष्य 2025 तक आश्रम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है, ताकि ये आगंतुकों के लिए और भी अधिक सुलभ और आकर्षक बन सके दोस्तों। संक्षेप में भारद्वाज आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक संरचनाओं और ऐतिहासिक कलाकृतियों के अपने मिश्रण के साथ एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, जो इसे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खजाने की खोज करने के इच्छुक लोगों के लिए अवश्य देखने योग्य बनता है दोस्तों। ये देखिए रामायण से संबंधित जितनी भी प्रतिमाएं हैं आपको नजर आ रही होंगी महर्षियों की, है ना, प्रभु श्री राम से संबंधित जितनी भी। ये देखिए राधा कृष्ण मंदिर आ गया दोस्तों, और अब हम इसके अंदर आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए, है ना। तो ये राधा कृष्ण मंदिर है दोस्तों, और ये देखिए काफ़ी बड़ा आश्रम है दोस्तों ये, है ना। तो आपको सारी प्रतिमा दिखा रहे हैं दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज आश्रम जाने का सबसे अच्छा समय शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से फरवरी। मौसम सुहाना और ठंडा रहता है, जिससे आगंतुकों के लिए आश्रम और उसके आसपास के इलाकों का भ्रमण करना आरामदायक हो जाता है। इस दौरान बारिश कम होती है, जिससे परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित होता है दोस्तों। कुंभ मेला जो लगा था प्रयागराज में, हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस उत्सव के दौरान आश्रम में जाना एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि पूरा शहर धार्मिक उत्साह से गूंज उठता है। हालांकि तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ के कारण पहले ही योजना बनाना ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए अब हम आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, और ये देखिए अत्रि मुनि, कश्यप मुनि, गौतम मुनि, भृगु मुनि, जमदग्नि मुनि। दोस्तों जमदग्नि मुनि जो हैं वो परशुराम जी के पिताजी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम ग्रीष्म काल की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्च से जून के महीने की, तो इन महीनों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे बाहरी गतिविधियां और भ्रमण कम आरामदायक हो जाते हैं। अगर आप इन महीनों में आ रहे हैं तो दिन के ठंडे समय, जैसे कि सुबह जल्दी या देर शाम, आश्रम का भ्रमण करना उचित है। अगर आप मॉनसून के महीने में, यानी कि जुलाई से सितंबर के महीने में आ रहे हैं, तो बारिश जो है वो शहर और आश्रम के आसपास के इलाकों में एक नया आकर्षण लाती है।
लेकिन भारी बारिश के कारण कभी कभी व्यवधान भी हो सकता है। अगर आप मॉनसून के मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बारिश के कपड़े साथ ले जाना ना भूलें और अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर देख लें। दोस्तों, विशेष अवसर और त्यौहार, ये देखिए दोस्तों, अब हम ये देखिए यहाँ पर तमाम मंदिर और भी बने हुए हैं। दोस्तों, विशिष्ट हिंदू त्योहारों के दौरान यहाँ आना एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर सकता है, क्योंकि आश्रम में विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन दिनों आश्रम में भीड़ अधिक हो सकती है। दोस्तों, अगर आप सामान्यतः जो है सप्ताह के दिनों में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इस समय क्या होता है कि माहौल शांत होता है और कम भीड़ भाड़ वाला अनुभव होता है यहाँ पर। दोस्तों, ये देखिए, हम आपको मंदिर परिसर के चारों ओर का नज़ारा दिखा रहे हैं। फिलहाल ये देखिए, ये जो मंदिर है, इस मंदिर परिसर के हम चारों ओर दिखा रहे हैं। ये देखिए, और क्या क्या अंदर, ये देखिए शिवलिंग है, ये ऋषि जी बैठे हैं, है ना, ये है श्री भारद्वाज मुनि जी। ये देखिए, ये मंदिर परिसर है दोस्तों। तो सप्ताह के दिनों में जाने पर विचार करें, क्योंकि सप्ताहांत की तुलना में आमतौर पर कम आगंतुक आते हैं। प्रातःकाल के समय से ही शांत एवं शांतिपूर्ण रहता है, जो ध्यान एवं चिंतन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं, ये आनंद भवन है, और इस आनंद भवन का क्या इतिहास है ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित है दोस्तों। और ये गांधी परिवार का ये क्या बोलते हैं, पुराना घर है एक तरह से, और ये विरासत है। तो इसका भी इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इसके अंदर प्रवेश कर लिए हैं दोस्तों, और यहाँ से टिकट ले रहे हैं, ठीक है। और अब हम टिकट लेने के उपरांत जो है अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नज़ारा हमें देखने को मिलता है। खैर, ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि यहाँ लिस्ट पढ़ लीजिए कि प्रथम तल पर जाने का अलग टिकट है, और बाकी आप अगर मतलब कि ज़मीन तल पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर ही आप जाना चाहते हैं तो उसका अलग टिकट है, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग कुछ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम जो है टिकट लेते हैं, और ये देखिए, ये भवन आप पढ़ सकते हैं। इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, जो ज़रूरी है। बाकी तो आप इसके वीडियो के ज़रिए आप देख ही रहे होंगे, जहाँ जो कुछ चित्रण होगा, जो कुछ वर्णन होगा, वो सब कुछ आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आनंद भवन, प्रयागराज का इतिहास, क्या इतिहास है दोस्तों। आनंद भवन का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है, इसमें जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां संगम में विसर्जन से पूर्व रखी गई थी। दोस्तों, ये देखिए, ये भवन आ चुका है। दोस्तों, इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है कि पुराना घर जो था वो स्वराज भवन के नाम से जाना जाता था, यानी कि आनंद भवन बनने से पहले नेहरू परिवार का घर एक बड़ा बंगला था, जिसे तब स्वराज भवन के नाम से जाना जाता था। ये घर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। दोस्तों, नए घर की जरूरत क्यों हुई फिर? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज भवन में अक्सर राजनीतिक बैठकें और गतिविधियां होती रहती थीं। परिवार की बढ़ती ज़रूरतों और मेहमानों की वजह से मोतीलाल नेहरू ने एक नया आधुनिक घर बनाने का फैसला किया। दोस्तों, अब इसका निर्माण कब हुआ, इस पर हम चर्चा कर लें। 1926 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज भवन के ठीक बगल में
इस नए घर का निर्माण शुरू करवाया। ये घर पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस था, जिसमें बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं मौजूद थीं। इसे बनाने में लगभग 2 साल लगे और इसका नाम आनंद भवन रखा गया। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र आनंद भवन भी स्वराज भवन की तरह ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू और अन्य प्रमुख नेता अक्सर यहाँ आते थे और महत्वपूर्ण बैठकें होती थीं। स्वराज भवन का दान 1930 में मोतीलाल नेहरू ने अपने पुराने घर स्वराज भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान कर दिया। इस भवन का उपयोग गरीबों की मदद, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए किया जाने लगा। दोस्तों, संग्रहालय में परिवर्तन 1970 में इंदिरा गांधी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, ने आनंद भवन को एक राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में भारतीय राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आज जो है आनंद भवन एक म्यूजियम की तरह है, संग्रहालय है, जहां आप नेहरू परिवार के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कई वस्तुएं, तस्वीरें और ऐतिहासिक दस्तावेज देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ भी एकत्रित है यहाँ पर। देखिए, तो हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये भारत के राजनीतिक इतिहास का एक जीवंत प्रतीक है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इनकी जो भी विरासतें हैं, ये पूरा नेहरू फैमिली है। ये आप पूरा वंशज इनके कौन कौन रहे हैं, कौन कौन जो इनकी मतलब कि परिवार के सदस्य थे, एक तरह से वो पूरा चार्ट इस पर बना हुआ। आप इत्मीनान से पॉज करके देख पाएंगे, है ना। पूरा फैमिली का बायोडाटा यहाँ पर एक तरह से है। कौन कौन से सदस्य थे, किसके कौन बेटे हैं, किसके कौन फादर हैं, कौन किसका क्या है, किससे किसका क्या रिलेशन है, पूरा चार्ट आप बखूबी तौर पर देख पाएंगे। ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए और क्या क्या है, और देखते हैं चीजें। ये देखिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए अब क्या आने वाला है। गांधी जी और फिर गांधी आए। तो गांधी जी के साथ जो मुलाकातें हैं वो सब यहाँ पर चित्रित हैं और यहाँ पर उनका वर्णन भी है। ये देखिए, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। ये देखिए, इनका परिवार यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है, इंदिरा और फिरोज। और देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं, है ना, कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। ये देखिए, महिलाओं की एक सभा में, ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप सब लोग। ये देखिए, पुस्तकें हैं कुछ नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई। ये देखिए, ये तमाम पुस्तकें हैं दोस्तों। ये देखिए, ये सब कुछ पिता और माँ अभी ये अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या इनकी मुलाकातें हुआ करती थी। ये देखिए, नेहरू जी और इंदिरा जी। दोस्तों, तो ये एक तरह से म्यूजियम हो गया है और यहाँ पर संग्रहालय में आप टिकट लेकर इनकी विरासत को देखने ज़रूर आएँ और अपने इतिहास को जानें, है ना। तो सब कुछ यहाँ पर है। ये देखें, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, है ना, ये सब कुछ। ये देखें दोस्तों, अब हम आ गए हैं इंदिरा गांधी जी की जन्मस्थली यानी कि स्वराज भवन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, स्वराज भवन है और यहीं पर इंदिरा जी का जन्म हुआ था, इसी घर में। तो हम वहाँ पर ले चलते हैं दोस्तों। और पहले तो हम बाहर से आपको पूरा नज़ारा दिखा दें।
दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए स्वराज भवन संग्रहालय है ना, ये स्वराज भवन है। और अब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। ये देखें, ये हम चलते जा रहे हैं दोस्तों इत्मीनान से। जो है कुछ गाड़ियाँ पार्क हैं यहाँ पर, और ये देख रहे हैं, ये देखिए इंदिरा ना, ये इंदिरा जी के बचपन का स्वरूप है। और ये तमाम प्रतिमाएं आपको नजर आ रही होंगी दोस्तों। तो ये है, ये देखिए ये देखिए सारी प्रतिमाएं ब्लैक एंड वाइट में हैं, क्योंकि उसमें तो कलर्ड फोटोज हुआ नहीं करते थे। तो सब ये पुराने ज़माने की सारी चीज़ें हैं। ये देखिए सारा इंदिरा जी का स्वरूप दिखाया जा रहा है, बचपन से लेकर उनके एक तरह से टीनेजर्स की सारी फोटोज़ हैं, है ना। ये देखिए विवाह हो रहा है, ये और क्या क्या यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए आप, ये देखिए तमाम सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने जीवन को जिया है। पूरे गांधी परिवार की यादें हैं। मोतीलाल नेहरू से शुरू होती हैं, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर ये राजीव गांधी, संजय गांधी, है ना, फिर पूरा गांधी परिवार का इतिहास है। तो ये आनंद भवन और स्वराज भवन इनकी यादें हैं। उन्हीं की विरासत को संजोते हुए इससे आज संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। और यहाँ पर आगंतुक इत्मीनान से आ सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, और इन सभी विरासत में जो संजो के रखी गई हैं चीज़ें, इन सबको देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा ही रहे हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें आप इत्मीनान से देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये सब स्वतंत्रता के समय की चीज़ें हैं, और उस समय भारत कैसा हुआ करता था हमारा देश। ये देखिए अब इंदिरा जी बड़ी हो गई हैं और प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। उस समय की बात की सारी चीज़ें ये देखें। तो जो है ये देखिए कितने लोग आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को निहार रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये इनका जो है ये पूरा देखिए लोगों से मिलना जुलना। दोस्तों ये था इनका पूरा तरह से स्वराज भवन और आनंद भवन। दोस्तों तो आशा करता हूँ आज का आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज के ब्लॉग में आपने भारद्वाज ऋषि जी का आश्रम देखा और उनका पार्क देखा। आश्रम में तमाम ऋषियों के और भी हैं, मंदिर देखे आपने, और उसके ठीक सामने जो है आनंद भवन है, और ये आज संग्रहालय का रूप ले चुका है। तो आप यहाँ पर इत्मीनान से आएँ, या जब कभी भी प्रयागराज दोस्तों आना चाहें तो यहाँ पर आप विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। और इतिहास के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं, इतिहास को जानने के इच्छुक हैं, तो आपको आना ही होगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, खैर ये था हमारा आज का ब्लॉग। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो आपको करना क्या है, इसे लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करना, ताकि हमारे इस चैनल से और भी ज़्यादा लोग जुड़ें और भी उनको भविष्य में बहुत सारा इतिहास मिलने को रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से हम
बाहर निकल रहे हैं। और ये दोस्तों हम जो है प्रयागराज को पूरा ब्लॉग हमारे समाप्त हो चुके हैं। जो इस मकसद से हम प्रयागराज आए थे वो यहाँ पर हमारे पूर्ण हुए और यहाँ से अब हम ट्रेन के लिए जा रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम जो है अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। खैर ये प्रयागराज जंक्शन का नज़ारा है और यहाँ से जो है ये देखिए ट्रेन पकड़ कर हम जो है यहाँ से प्रस्थान फाइनली कर ही रहे हैं। दोस्तों प्रयागराज में हमने कुंभ के समय का भी हमने ब्लॉग बनाया था, जब कुंभ मेला लगा हुआ था, महाकुंभ था एक तरह से, तो वो भी हमने बनाया। ये देखिए दोस्तों लाइटिंग नज़र आ रही होगी, हम ट्रेन के अंदर से दिखा रहे हैं। ये वही सेतु है जो प्रयागराज और नैनी को जोड़ता है। देखिए लाइटिंग से कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अभी ये देखिए लाइटिंग देखिए दोस्तों। हमने जो सेतु का भी बनाया था, शिवालय पार्क का भी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।